Dear students, this is Praveen Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic functions of statistics. यानी कि आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के मेन फंक्शंस को, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डेफिनेटनेस. Numerical expressions are convincing and therefore one of the most important function of statistics is to present general statement in a precise and definite form. Statement of facts conveyed in exact quantitative terms are always more convincing than vague utterances. यानी कि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं. इसी वजह से जो भी जनरल स्टेटमेंट्स हैं इनको स्टैटिस्टिक्स में प्रिसाइज और डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब आप स्टेटमेंट्स को डेफिनेट फॉर्म में या फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वे करते हो तो वो हमेशा ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करा रहे होते हैं. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया इन 2018-19 वाज हायर देन दैट इन 2017-18. स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन है व्हीट का 18-19 में वो 17-18 के कंपेरिजन में ज़्यादा था. तो ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा को या जो स्टेटमेंट है ये एक डेफिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिससे कि जो रीडर है उसे सिचुएशन का क्लियर आइडिया नहीं लगेगा. अब सिचुएशन का क्लियर आइडिया लगाना है तो इसमें मुझे क्वांटिटेटिव फैक्ट्स प्रेजेंट करने होंगे. तो इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं. अगर हम इसको क्वांटिफाई कर देते हैं स्टेटमेंट को, तो क्वांटिफाई करने के बाद स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2018-19 वाज 103.60 मिलियन टन्स कंपेयर टू 99.70 मिलियन टन्स फॉर 2017-18. अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है. कंपेरिजन तो हो रहा है यहाँ पर कि भाई जो 18-19 है उसमें व्हीट का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा था कंपेरिजन टू 17-18, और उसके साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि 18-19 में कितना प्रोडक्शन था और 17-18 में कितना प्रोडक्शन था. जैसे बता रहा है ये स्टेटमेंट कि 18-19 में 103.60 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन था, जबकि 17-18 में ये 99.70 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन था. तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको एक डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा रहा है. ये इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? व्हीट के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है इन डिफरेंट ईयर्स, वो भी कंपैरेटिव वे में. द सेकेंड वन इज द कंडेंसेशन. यानी कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में तो प्रेजेंट करती है. इसके साथ साथ ये मास ऑफ डेटा को फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंडेंस करने का भी काम करती है. एक तरीके से जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ये मास ऑफ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक्स अपना वर्क करना शुरू करती है उस समय जो डेटा कलेक्ट किया जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा के स्टेप में, वहाँ लार्ज क्वांटिटी में आपके पास डेटा अवेलेबल होता है. लेकिन जब उस लार्ज क्वांटिटी के डेटा पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, तो वो लार्ज डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कंडेंस हो जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस में. तो एक तरीके से डेटा को कंडेंस करने का काम करती है स्टैटिस्टिक्स बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट मेथड्स. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में से एंटायर पॉपुलेशन में, इंडिया की एंटायर पॉपुलेशन में से मैंने क्या करा, इंडिविजुअल पर्सन्स की इनकम के रिकॉर्ड को फॉलो किया. और अगर मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या
एंटायर पॉपुलेशन के रेफरेंस में इंडिविजुअल इनकम्स के रिकॉर्ड्स को याद करना आसान होगा? देन यू विल से नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो ऑल ओवर इंडिया में हर इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल इनकम के रिकॉर्ड को रिमेंबर कर सके, ध्यान कर सके, ये याद कर सके। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पर कैपिटा इनकम को वो याद रख सकता है, देन यू विल से यस, पर कैपिटा इनकम को याद रखा जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, एंटायर पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल इनकम्स के रिकॉर्ड को पहले तो कलेक्ट करती है, और उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके उसे कंडेंस करती है, और कंडेंस करने के बाद उसे पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट कर देती है। अब जो पर कैपिटा इनकम है इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो ये फायदा होता है स्टैटिस्टिक्स का कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ या लार्ज फॉर्म ऑफ डेटा को कंडेंस करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में या सिंगल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज द कंपैरिजन। Unless figures are compared with the others of the same kind, they are often devoid of any meaning. स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे खास बात क्या रहती है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, अगर उसे हम सेम काइंड के अदर डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, तब तक उसका कोई भी मतलब निकल कर नहीं आता है। तो कंपैरिजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जो भी फिगर्स आपके द्वारा कलेक्ट की जाती हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सेम काइंड की दूसरी फिगर से प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हो। इसी वजह से जो कंपैरिजन है, इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ वेरी लेस मीनिंग। अगर मैं एक सिंगल एब्सोल्यूट फिगर की बात करूं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर कर सकते हो तो कंपेरिजन के बाद आपको उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती चली जाती है। मान लीजिए कि एक कॉलेज के अंदर 10 सेक्शंस वर्कआउट कर रहे हैं और उन 10 सेक्शंस के एवरेज मार्क्स आपने इंडिविजुअल बेसिस पर कैलकुलेट करें। अब क्या है, मान लीजिए किसी एक सेक्शन के मार्क्स की अगर मैं केवल बात करूं तो ये एक एब्सोल्यूट फिगर होगी, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इट विल प्रोवाइड अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं बाकी के सेक्शन से इसको कंपेयर करूं, बाकी के सेक्शंस के एवरेज मार्क्स से, तो यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती चली जाती है कि भाई उन 10 सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स किस क्लास के हैं, किस सेक्शन के हैं, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर कौन है। ओवरऑल अगर मैं एवरेज मार्क्स निकालना चाहूँ उसको भी मैं इन फिगर्स का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट फिगर्स को कंपेयर कर सकता हूँ जो सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट द फिगर्स कैन बी compared who belong to the same category or same class. The next function of statistics is formulating and testing hypothesis. Statistical methods are extremely helpful in formulating and testing hypothesis and to develop new theories. सबसे खास बात क्या है statistical method के साथ में कि अगर हमें hypothesis को formulate करना है और उसको टेस्ट करना है और उसके बेसिस पर आपको नई थ्योरीज को डेवलप करना है, then it is very possible इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ डिफरेंट टाइप के टूल्स स्टैटिस्टिक्स के द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो और उसके बेसिस पर नई थ्योरीज को डेवलप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हाइपोथेसिस फॉलो करनी है लाइक वेदर अ पर्टिकुलर कॉइन इज फेयर और नॉट, या फिर जो क्रेडिट स्क्यूज है इट इज इफेक्टिव इन चेकिंग प्राइस इंक्रीजेस, या फिर स्टूडेंट्स हैव बेनिफिट फ्रॉम द एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस। ये जो जितनी भी हाइपोथेसिस है, दीज हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल टूल्स की अवेलेबिलिटी रहती है और इन टूल्स के बेसिस पर आप इन हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो और उसके बेसिस पर नई थ्योरीज को डेवलप कर सकते हो। ये बेनिफिट रहता है स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट वन इज द प्रेडिक्शन। This is very important function of statistics and it is possible with the help of statistical techniques. मुझे एक्यूरेट वे में
प्रिडिक्शन को फॉलो करना है, फॉरकास्टिंग को फॉलो करना है, तो इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से ये प्रेजेंट सिनेरियो में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया है स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस में प्लान्स और पॉलिसीज की बात करते हैं, देन दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर इनवेरिएबली formulated well in advance of the time of their implementation। तो जब इन प्लान्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का समय आता है, उससे कहीं बहुत पहले इनको फॉर्मुलेट कर लिया जाता है। फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इन प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, तो उससे पहले बिजनेस एंटरप्राइज के पास प्रॉपर फ्यूचर ट्रेंड्स की नॉलेज होना जरूरी है। जब तक प्रॉपर फ्यूचर ट्रेंड्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप प्रॉपर वे में पॉलिसीज और प्लान्स को फ्रेम नहीं कर सकते। और इन फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बेसिस पर जो भी फ्यूचर इवेंट्स हैं, उनको फोरकास्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है, जो इनके पास टूल्स अवेलेबल होती है इसके रेफरेंस में। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और वो सीमेंट इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रही है, और 2022 में वो अपने सीमेंट की डिमांड को फॉरकास्ट करना चाहती है कि उसके सीमेंट की डिमांड कितनी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन करना है उसे। अब प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहती है, वो केवल उतना ही प्रोडक्शन करे जितनी उसकी डिमांड हो। अगर उसके प्रॉपर पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका। तो अब अगर उसे 2022 में अपने प्रोडक्ट यानी सीमेंट की डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो जो उसके पास्ट ईयर्स में सेल्स डेटा उसके पास अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए, या फिर मार्केट में एक स्टैटिस्टिकल सर्वे किया जाए। और इन दोनों ही मेथड को यूज़ करके वो इम्पोर्टेंट डेटा को कलेक्ट कर सकता है, और कलेक्ट करने के बाद 2022 में सेल्स को प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकता है। ये दोनों ही तरीके, यानी कि पास्ट ईयर का जो सेल्स डेटा है उसको एनालाइज करना और मार्केट में स्टैटिस्टिकल सर्वे को फॉलो करना, ये दोनों ही स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और इनके बेसिस पर ABC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिमांड के बारे में एक प्रॉपर एस्टिमेशन मिल जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। Statistics also provide the basic material for framing suitable policies। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फील्ड में आपको अगर suitable policies को फ्रेम करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक मटेरियल है, इट इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिक्स। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अबाउट द डेटा ऑफ पॉपुलेशन, its distribution by age and gender, the rate of growth of population, migration area। ये जितनी भी मैंने फील्ड डिस्कस करी हैं, इनके रिगार्डिंग जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसका यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? फ्यूचर ट्रेंड या फ्यूचर नीड्स को डिटरमाइन करने में इन डिफरेंट एरियाज सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो जितनी भी मैंने फील्ड्स यहाँ गिनाई है, इन सारी फील्ड्स में फ्यूचर नीड्स को डिटरमाइन करने में ये डेटा हेल्पफुल होता है। तो इन सारे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन या जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो किसके बेसिस पर कलेक्ट किया जाएगा? स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर कलेक्ट किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इस डेटा का यूज डिफरेंट फील्ड की नीड्स को डिटरमाइन करने में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम बात करें पीस की, चाहे हम बात करें वॉर की, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करें जो इकोनॉमिक की फील्ड से रिलेटेड हो, सोशल फील्ड से रिलेटेड हो, या पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड हो, हर पर्टिकुलर फील्ड में अगर मुझे सुटेबल पॉलिसीज़ को फॉर्म करना है, तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहा हो। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? स्टैटिस्टिक्स एडिकेट, एक्यूरेट और टाइमली डेटा अवेलेबल कराती है, और इस डेटा के बेसिस पर डिफरेंट फील्ड्स
के रेफरेंस में सिटेबल पॉलिसीज को फ्रेम किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग the functions of statistics. Thank you.